Very good morning, dear students. Today we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. In this chapter, we will discuss about the flower, different floral whorls, types of pollination, pre-fertilization event, post-fertilization event, etc. तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अबाउट फ्लावर कि फ्लावर एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख रखा है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। तो अगर फ्लावर मॉडिफाइड शूट है तो क्यों है, कैसे है, इसको समझेंगे थोड़ी देर में। पहले एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक अगर टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें फ्लावर में कुछ ऐसे बेस, ये फ्लावर का बेस है जिस पर डिफरेंट फ्लोरल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा और लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये जो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, this is the swollen part, this is thalamus, this one is stalk, और इन सभी को एक साथ हम लोग बोल देते हैं क्या, रिसेप्टेकल। Got it? इसी स्ट्रक्चर पर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेंट्रल पोर्शन है, यहाँ से एक स्वेलन स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ एराइज होता है जो बाद में जाके फिलामेंटस हो जाता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, पिस्टिल। पिस्टिल में तीन पार्ट है। जो नीचे वाला स्वेलन पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल होगा, जिसके अंदर फिर आगे चल के फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। तो दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल, एंड टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म इज नोन एज स्टिग्मा। बहुत सारे पिस्टिल, एक्चुअली ये पिस्टिल जो है ये फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। बहुत सारे पिस्टिल एक साथ मिलकर गाइनोसियम बनाते हैं, और आपने एक टर्म और सुना होगा, कार्पेल, ऐसे लिखा रहता है कार्पेल। तो कार्पेल भी एक्चुअली एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है गाइनोसियम की। तो पिस्टिल बहुत सारे अगर हैं उनको एक साथ कलेक्टिवली हम बोल देते हैं गाइनोसियम है। चलिए बाद में सब डिस्कस करेंगे जो जो टर्म्स आएंगे। तो ये फ्लावर के पार्ट हो गए। जस्ट पिस्टिल के बगल में यहां से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है कहलाता है स्टेमन। स्टेमन में भी दो तीन पार्ट है। ये ऊपर वाला स्वेलन पार्ट, इसको हम एंथर बोलते हैं। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसको हमने कहा ये फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर को आपस में बांधे रखने का काम या जंक्शन का काम करता है, उसको हम बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को कनेक्टिव, राइट। अब आपने कभी भी किसी फ्लावर में ऑब्जर्व किया होगा कि फ्लावर के बेस में कुछ इस तरीके के ग्रीनिश स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, और इनके ऊपर इस तरह की पंखुड़ियां, जो जिसको जनरल भाषा में हम पंखुड़ी बोलते हैं फ्लावर की। एक्चुअल में ये है क्या, ये जो रेड पोर्शन है ये पिटल है। बहुत सारे दिया जाए तो उनको हम एक साथ बोल देते हैं करोला, यानी करोला की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, पिटल। ये लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर आपने देखा है जो थोड़ा पॉइंटेड एंड टेपरिंग इनका नजर आ रहा है, ये है सिपल। बहुत सारे सिपल्स को कलेक्टिवली हम एक साथ कह देते हैं दिस इज द कैलेक्स।
राइट। आपने ये फ्लावर के जनरल स्ट्रक्चर और की बात हम लोगों ने करी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो वर्ग आपने देखे हैं, जो प्लांट्स के पार्ट देखे हैं, सॉरी फ्लावर के पार्ट्स देखे हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो फीमेल पार्ट है, पिस्टिल की बात करेंगे, बहुत सारे पिस्टिल आपस में मतलब एक साथ कलेक्टिवली उनको क्या कहा जाता है, गाइनोसियम। स्टेमन की बात करेंगे, ये स्टेमन मेल पार्ट हुआ, पिस्टिल फीमेल पार्ट हुआ, क्योंकि ये डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मींस इन दोनों के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट की बात करेंगे तो वो पोलन ग्रेन होगा, फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो वो एग सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो गैमेटोजेनेसिस जहां पर हो रही होती है जिस फ्लोरल पार्ट में, वो एक्चुअली इसेंशियल वॉर्ल कहलाते हैं। तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, या हम पिस्टिल और स्टेमन ही बोले, तो ये इसेंशियल वॉर्ल होंगे, क्योंकि इनके अंदर बेसिकली गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। और जो बाहर के जो आउटर वॉर्ल हैं उनकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे करोला है और कैलेक्स है, ये आउटर वॉर्ल है। डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट इनका सिग्निफिकेंस जरूर है। क्या है, जैसे आप देखो यहाँ पर ये जो रेड कलर से पेटल्स बने हुए हैं, ये रेड कलर के ब्राइट कलर है, तो इंसेक्ट को या फिर दूसरे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे कोई इंसेक्ट आए यहाँ पर बैठे, उसके शरीर में, उसके पैर में कहीं पर ये पॉलन ग्रेन्स लग जाए और दूसरे फ्लावर पर बैठकर पॉलिनेशन प्रोसेस फैसिलिटेट हो जाए। तो कहने का मतलब हुआ, ये जो पेटल है ये भी इनडायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हेल्प करता है। सेपल्स की बात करें तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये देखिए कुछ टेपरिंग एंड है इसका, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो करोला और कैलेक्स क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्सेसरी वॉर्ल कह देते हैं। ये जनरल सी बात हो गई। ओके, अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे। अभी आपने देख लिया ना कि आउटर मोस्ट क्या है, आउटर मोस्ट है सेपल, इनर मोस्ट क्या है, पिस्टिल। अब अभी हमने शुरुआत में लिखा हुआ है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, तो किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है आइए उसको समझते हैं। अगर हम इसको समझे कि ये मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, तो ये जो पोर्शन आप सबसे ऊपर देख रहे हो ये क्या होगा, ये शूट अपेक्स होगा। और जनरली आप फ्लावर में या किसी प्लांट में फ्लावर यहीं पे देखते हो, ये फ्लावर है। ओके, तो कैसे ये फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है स्टेम से, उसको समझते हैं। तो इस शूट अपेक्स पार्ट को थोड़ा सा हम जूम करते हैं। ओके, ये मान लीजिए दिस इज अ शूट, गॉट इट। शूट का जो टिप होगा वो अपेक्स होगा, और आपको पता है कि शूट की अगर हम बात करें तो उसमें निश्चित इंटरवल पर, डिफरेंट इंटरवल पर कंजुगेटिव नोड्स होते हैं। ये मैं आपको क्या रिप्रेजेंट करा रहा हूं, दिस इज द नोड, ये नोड है, ये भी नोड है, अगेन दिस इज आल्सो नोड। और आपको पता है द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर, क्योंकि ये शूट पार्ट है तो यहाँ पर जो टिश्यूज होंगे वो एक्टिवली डिवाइडिंग होंगे। मीन्स कौन से होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे। तो एपेक्स पे जो ये मैं रेड कलर से आपको शो करा रहा हूँ कुछ सेल्स को, ये मान लेते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है ये, एपिकल मेरिस्टेम।
बाकी जगह पर लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टेम होंगे, आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा। चलिए, अब क्या होता है ना कि जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है तो कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशंस होते हैं यहाँ पर, जैसे आपने देखा शूट, ये नोड, अगेन नोड, लाइक दिस। तो ये जो पोर्शन है अपेक्स वाला, यहाँ की जो एपिकल मेरिस्टेम सेल्स है ना, टिश्यूज हैं, वो एक्चुअली डेवलप हो जाती हैं ओवरी में। किस में डेवलप हो जाती हैं? ओवरी में। ओवरी ना कहके हम इसको बोलेंगे कि पिस्टिल में डेवलप हो जाती हैं। तो कहाँ की सेल्स ने पिस्टिल को बनाया? शूट की एपिकल मेरिस्टेम में। उसके बाद कंजुगेटिव नोड कौन सा होगा? नेक्स्ट वाला। यहां से स्टेमन ओरिजिनेट होता है, नेक्स्ट वाले नोड से पिटल्स ओरिजिन करता है, उसके बाद वाले से सेपल ओरिजिनेट होता है। तो फिर ये आपने देखा कि जब फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट के अंदर, तो शूट अपेक्स पर डिफरेंट मेरिस्टेम्स से और डिफरेंट नोड से डिफरेंट फ्लोरल पार्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं। अच्छा जी, अब यहां से अगर हम ये समझें कि अगर मान लो इसको हम कंडेंस कर देते हैं, कंप्रेस कर दें, ये स्ट्रक्चर अगर कंप्रेस हो जाए पूरा शूट, तो आपको पता है कि ये नोड्स पास पास आ जाएंगे, नोड्स पास पास आ जाएंगे, तो आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा। दिस इज द थैलेमस जो आपने यहां पर बनाया था, जिसमें ये नोड्स होंगे, ये एपिकल वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। ओके, हमने इसी स्ट्रक्चर को कंप्रेस किया है। फिर आपको यहां क्या दिखेगा? दिस इज पिस्टिल, उसके बाद वाले नोड से क्या ओरिजिन किया था? स्टेमन, उसके बाद वाले से पिटल्स, और उसके बाद वाले से राइट। तो यहां पर क्या कंफर्म हुआ? अब हम कह सकते हैं ना कि जो फ्लावर में जो फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट है, वो तो आउटर टू इनर अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं सबसे बाहर की तरफ सेपल्स, देन पिटल्स, देन स्टेमन, देन पिस्टिल। लेकिन ये जिस स्ट्रक्चर पर बेयर है, जिस स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या? ये एक शूट है, और शूट ही मॉडिफाइड होके डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को बनाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नाउ कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट और स्टेम। गॉट इट? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन। अगर हम स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये स्टेमन है जिसमें ये इतना पोर्शन जो लोब्ड आपको नजर आ रहा है, थोड़ा बल्की नजर आ रहा है, ये एक्चुअली कौन सा पार्ट है? दिस इज एंथर, और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर फिलामेंट है, जहां पर ये कनेक्ट हुए हैं उसको कनेक्टिव बोल देते हैं। अगर हम एंथर की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये लोब्ड स्ट्रक्चर है, देखिए वन लोब, अनदर लोब। ओके, तो अगर हम इसको बेहतर तरीके से समझें, इसके लिए हमें यहाँ का ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करना होगा। चलिए, हम ये एंथर है, मान लेते हैं ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो दो लोब को आपस में सेपरेट कौन कर रहा है? ये बीच की जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो बीच की लाइन आपको नजर आ रही है जो यहां तक एक्सटेंड है, एक्चुअली यही है क्या? कनेक्टिव।
कनेक्टिव के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है जो कभी कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव में इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये स्टेराइल होती है। कनेक्टिव इज ए स्टेराइल टिश्यू जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बस इसका काम क्या है, दोनों लोब को अलग करना। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोब्स, नंबर ऑफ लोब्स, एंथर में बी मोनोथीकस। मोनोथीकस एंड डाइथीकस मीन्स अगर वन लोब प्रेजेंट है, जैसा कि चलिए एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, अगर वन लोब प्रेजेंट है तो वो मोनोथीकस एंथर होगा। अगर जैसा आपको यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कराया है डायग्राम सिंपल से समझाने के लिए केवल, कि अगर दो लोब प्रेजेंट है तो वो डाइथीकस होगा, यानी एक डाइथीकस एंथर में टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब का मतलब होता है थीका, दैट्स व्हाई मोनोथीकस एंड डाइथीकस। व्हाट इट? अगर हम एंथर का एक सेक्शन करते हैं तो हमें कुछ ऐसी आउटलाइन मिलेगी। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट इट। अगर हम एंथर का सेक्शन करते हैं, इन लार्ज व्यू देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद, तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। आप देखिए बीच में ये प्रेजेंट है, दिस वन इज कनेक्टिव जो कि स्टेराइल टिश्यू है और जो दोनों लोब को डिफरेंशिएट कर रहा है। ओके, तो आप ये देखिए कनेक्टिव के इस तरफ एक लोब, कनेक्टिव के इस तरफ दूसरा लोब। एक्चुअली मोस्ट कॉमन एंथर जो होता है वो डाइथीकस होता है, दैट्स व्हाई जो मैंने डायग्राम यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है वो डाइथीकस का ही किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये है कनेक्टिव, कनेक्टिव के इस तरफ एक लोब, कनेक्टिव के इस तरफ दूसरा लोब, यानी मैं यहाँ पर लेबल भी कर देता हूँ, वन लोब, दिस वन, अनदर लोब। व्हाट इट? एक इंपॉर्टेंट बात और है कि हर लोब में कुछ स्पेसिफिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स स्ट्रक्चरली बहुत ही छोटे होते हैं, यानी माइक्रो होते हैं, तो दैट्स व्हाई उनको हम माइक्रोस्पोर भी बोल देते हैं। तो पॉलन सैक वो स्पेस है, वो टिश्यू है जो पॉलन ग्रेन्स को बनाता है। तो वो स्पेस जहां पर पॉलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं उनको हम सिंपली बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर का मतलब यहां पर सीधे पॉलन से लिया गया है। पॉलन क्योंकि माइक्रो होते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर, छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो जगह जहां पर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं उनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे या फिर पॉलन सैक बोलेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? देयर आर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन वन लोब। क्योंकि वी आर ड्राइंग मतलब हम लोग यहाँ पर क्या ड्रॉ किए हैं? हम लोग ने ड्रॉ किया है एक डाइथीकस एंथर जिसमें 2 लोब आपको दिख रहे हैं। तो ए डाइथीकस एंथर कंटेन्स 2 lobes, 1 and 2, and 4 microsporangia. What it? एक क्वेश्चन आता है कि डाइथीकस एंथर में कितने स्पोरेंजिया होते हैं?
और कितने लोब होते हैं, तो नाम से क्लियर हो जाता है लोब्स के बारे में कि देयर आर 2 लोब्स आर प्रेजेंट इन अ डाइथिकस एंथर and 4 macrosporangia are also present. Got it? अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इतने स्ट्रक्चर का इनलार्ज व्यू देखेंगे इनकी लेयरिंग को समझने के लिए। अगर इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा यहां पर बड़ा करते हैं मैंने एक लोब को यहां पर बनाने की कोशिश की है। दिस इज कनेक्टिव एंड दिस इज अ लोब। ओके, और लोब के अंदर हमने शो करा दिया है दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। गॉट इट? आइए हम लेयर्स की बात करते हैं। आप देखेंगे ये एक्चुअली मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं आपसे, मैं बात करना चाह रहा हूं एंथर वॉल की। कितनी वॉल्स होती हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एंथर वॉल की अगर हम बात करें, हमने इतना ही ड्रॉ किया है ना, इतना ही ड्रॉ किया है यहाँ पर। ये जो सबसे बाहर वाली फ्लैट सेल्स होती हैं उनको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस आपको बहुत जगह पर आउटर वॉल के रूप में मिल जाएगी। तो ये जो बाहर की तरफ है फ्लैट सेल, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, दिस लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बाद भी एक सिंगल लेयर की सेल पाई जाती है, लेकिन वो रेडियली अरेंज्ड होती है। जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप देखिए, सिंगल लेयर ही है सेल की, बट रेडियली अरेंज्ड है जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो सेल लेयरिंग होती है इसको हम एंडोथीसियम बोल देते हैं। एंडोथीसियम के बाद 2 to 3 लेयर थिकेंड एक और वॉल पाई जाती है जिसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये मिडिल लेयर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस वन इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं। पैरेन्काइमेटस होते हैं। इन तीनों लेयर का यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का जो फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। अब ये क्या है डेहिसेंस, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले एक इंपॉर्टेंट लेयर और बची है उसकी बात कर लेते हैं। Just beneath the middle layer, some special cells are present which are binucleated। ये देखिए मैं आपको सेल्स बना रहा हूं यहाँ पर जिसमें 2 डॉट्स दिखा रहे हैं और ये बाइन्यूक्लिएटेड का सिंबल है। आप देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ
कुछ बल्की सेल्स प्रेजेंट हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं और ये डेंस साइटोप्लाज्म शो करा रहा हूं मैं डॉट से, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। इस सेल की लेयर को हम बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलेंगे टैपिटम लेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स या व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स इन एंथर। तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन इनर मोस्ट इज टैपिटम। गॉट इट। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और है एंडोथीसियम के बारे में कि एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं आर लाइंड बाय अ सबस्टेंस नोन एज कैलोज, जिसका इंपॉर्टेंस अभी डेहिसेंस में समझ में आएगा आप लोगों को। तो अभी आपने क्या देखा, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, देन रेडियली अरेंज्ड एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपिटम। अब हम बात करेंगे फंक्शन की कि कौन से लेयर का कौन सा फंक्शन होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो अपने पास लेयर है वो कौन सी है, सबसे पहले एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर। सबसे पहले इनका इंपॉर्टेंस समझते हैं। मैंने आपको वहां पर लिखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका प्रोटेक्शन है और दूसरा है डेहिसेंस। क्या है डेहिसेंस, कैसे है, मान लीजिए दिस इज द स्टेमन, दिस इज द एंथर जिसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहां होती है। अभी एक पॉइंट छूट गया कि एंथर किस काम के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब कंप्लीट होती है तो ये मैच्योर हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और आफ्टर मैच्योरिटी ये वॉल रप्चर होती है और पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो वो कौन सी पॉइंट है, वो कौन सी जगह है जहां पर एंथर वॉल रप्चर होती है, उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा डेहिसेंस का क्या मतलब है। एक्चुअली एंथर वॉल का रप्चर होके मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का बाहर आ जाना डेहिसेंस कहलाता है। गॉट इट। अब यहां पर देखते हैं हम लोग कि ये दोबारा ये डायग्राम बनाते हैं सिंपल वे में। मान लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम है जहां पर ये पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। गॉट इट। जल्दी से इसको इस वॉल को बना लेते हैं। दिस इज एंडोथीसियम, दिस इज मिडिल लेयर, और ये जो रेड कलर से मैं आपको बना रहा हूं दिस इज द टैपिटल लेयर। बहुत सारी होंगी, एक सेल को यहाँ पर रिप्रेजेंटेट करा रहा हूं। इस पूरे लोब के जो दूसरा कंपार्टमेंट है वहां पर भी यही लेयरिंग होगी। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, राइट। अच्छा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में तो होता क्या है, एट मैच्योरिटी
ये जो तीनों लेयर आप देख रहे हो ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये एट मैच्योरिटी दिस लेयर स्टार्ट टू बी फाइब्रस। ये लेयर पूरी फाइब्रस होने लगती है, यानी मैकेनिकली स्ट्रांग होने लगती है। ये हर जगह फाइब्रस होगी इस पॉइंट को छोड़कर के, यानी पूरे के पूरे एंथर वॉल में ये तीनों लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर फाइब्रस होना स्टार्ट होंगी, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं होंगी। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। यहां से ये एंथर रप्चर हो जाता है और यहां से फिर पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। दिस इज द पॉलन ग्रेन्स। गॉट इट? तो यहां पर आपको समझ में आया था कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर प्रोटेक्शन भी करती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आउटर लेयरिंग है एंथर वॉल की, और साथ साथ ही मैच्योरिटी पर डेहिसेंस में भी हेल्प करती हैं। ये तो फंक्शन हो गया किसका? आउटर वॉल का, आउटर तीनों वॉल्स का। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, कैपिटल लेयर की बात पूछी जाती है। कैपिटल लेयर, आप यहां पर देखें कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके चारों तरफ पे इसके चारों तरफ जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो कौन सा है? वो टैपिटम लेयर की सेल्स का है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, क्या उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द सेल्स ऑफ टैपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग pollen और माइक्रोस्पोर। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है secrete an enzyme कैलेज। टैपिटम की वॉल एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन या माइक्रोस्पोर को। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये टैपिटम की सेल्स एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है कैलोज। इसका फंक्शन अभी हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोनिन आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स में मेजर कंस्टिट्यूएंट है स्पोरोपोलिनिन। चलिए ठीक है, अब एक एक करके हम इसको जस्टिफाई करते हैं। टैपिटम की सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों? क्योंकि डेंस साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और क्योंकि इस टैपिटम सेल को माइक्रोस्पोरेंजियम में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, इसलिए इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है और वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये बाई न्यूक्लिएटेड सेल है। अच्छा, बाई न्यूक्लिएटेड सेल बनी कैसे होंगी? मान लेते हैं ये टैपिटम की सेल है कोई सी, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अगर यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो, केवल आपने पढ़ा होगा 11th में कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस भी होती है जिसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म। अगर कैरियोकाइनेसिस ही हो केवल और साइटोकाइनेसिस ना हो तो एक सेल के अंदर आप एंडोमाइटोसिस भी कह सकते हैं उसको।
दो न्यूक्लियस हो जाएंगे या बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, बीच में कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाती हैं किसकी, टैपिटम की। चलिए, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन या माइक्रोस्पोर। चलिए एक चीज और हम यहाँ बात कर लेते हैं। ये जो आपने पॉलन सैक देखा है या माइक्रोस्पोरेंजियम देखे, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स भी पाई जाती हैं इस तरीके से। एनसीईआरटी में कुछ अलग डायग्राम है बट चीजें सेम है, मैं एनसीईआरटी पे डिस्कस करूंगा आपसे। कुछ इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल, मैंने क्या कहा, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर को बना सकती है। यानी एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, शॉर्ट में इसको एमएमसी भी लिखा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा जी, तो न्यूट्रिशन की जो बात हम लोग कर रहे थे कि ये जो टैपिटम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पॉलेंस को, जो कहाँ बन रहे हैं, जो बन रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो यहां से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, टैपिटम लेयर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी देखिए तीन चीजें हमने पढ़ ली, जस्टिफिकेशन हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं कि कौन सी एंजाइम है कैलोज, इसका क्या फंक्शन है। तो समझिए कैलोज को के फंक्शन को। ये माइक्रोस्पोरेंजियम हम दोबारा बनाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं ना, तो पॉलन ग्रेन्स टेट्राइड फॉर्म में बनते हैं। टेट्राइड फॉर्म का मतलब हुआ चार एक साथ, 1 2 3 और एक बोर्ड के पीछे, इस तरीके से, यानी चार चार माइक्रोस्पोर आपस में ऐसे चिपके होते हैं। और उसकी दोनों सभी माइक्रोस्पोर आपस में कैलोज थिकनिंग से अरेंज होते हैं। यानी जो टेट्राइड आप देख रहे हो, ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। ये टेट्राइड में चार माइक्रोस्पोर क्यों बंधे हुए हैं, ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैलोज इज ए सबस्टेंस। अच्छा, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इनको बाहर आना होगा, और बाहर आने के लिए जब ये मैच्योर होके बाहर आते हैं तो माइक्रोस्पोर ऐसे सिंगल सिंगल सेपरेटली बाहर निकलते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कैलोज डिसॉल्व हो। यानी जब माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो कैलोज थिकनिंग के नाते ये सभी आपस में चिपके होते हैं, लेकिन एट मैच्योरिटी पॉलन ग्रेन्स को सेपरेट होना पड़ता है, और इस सेपरेशन के लिए जरूरी है कैलोज का डिसॉल्व होना। और जब ये प्रोसेस यहाँ पर चल रही होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में ये प्रोसेस चल रही होती है, उसी दौरान ये टैपिटम की सेल कैलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और ये कैलेज एंजाइम डिसॉल्व कर देते हैं कैलोज को, और इस तरह का सेपरेट माइक्रोस्पोर निकल के आता है। गॉट इट। चलिए, तीन चार बातें हो गई टैपिटम के बारे में। पांचवी बात यह है, इट सिक्रीट स्पोरोपोलिनिन। अब स्पोरोपोलिनिन क्या है, इसको समझते हैं पहले। अगर हम एक पॉलन मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं
तो एक पॉलन ग्रेन की जो आउटर सरफेस होती है वो रफ होती है, रिजिड होती है। अब देखिए ये जो एक पॉलन ग्रेन है, सब ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन की जो आउटर वॉल है वो आपको रफ और रिजिड दिख रही है। दिस इज एक्साइन और दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है एक्साइन। ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग है वो है इंटाइन, जो कि पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। पेक्टोसेलुलोज, इसका मतलब हुआ पेक्टिन और सेलुलोज के कंपोजिशन से बनी होती है इंटाइन। मैंने आपको बताया एक्साइन जो है वो रिजिड होती है, बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। इंटाइन पेक्टोसेलुलोज मटेरियल की बनी होती है, जो कि सॉफ्ट और इलास्टिक होती है। ओके, जो बड़ी सी ये आपको नजर आ रहा होगा कि इस पॉलन ग्रेन में दो सेल्स हैं, एक बड़ी सी सेल है और इसी बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ एक छोटा सा और सेल है। तो ये जो बड़ी वाली सेल है ना, इसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। वी विल डिस्कस इट लेटर इन डिटेल। और ये हो गया जनरेटिव सेल। चलिए, अच्छा, एक्साइन की जो बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, एक्साइन रिजिड क्यों है? क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिनिन है। और आप मान लीजिए कि ये स्पोरोपोलिनिन अभी तक नोन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई भी एंजाइम आज तक नहीं इन्वेंट हुई है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेडेट कर सके, या जनरली हम कह सकते हैं स्पोरोपोलिनिन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। स्पोरोपोलिनिन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फिर यहां पर हमने लिखा है ना कि टेपिटम की वॉल ही, टेपिटम की सेल ही एक्चुअली मैच्योरिटी होने पर स्पोरोपोलिनिन को डिपॉजिट करती हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ पॉलन ग्रेन। अच्छा, एक्साइन क्योंकि बहुत रिजिड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन अभी तक नोन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबसे रेजिस्टेंट है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, ऑर्गेनिक एसिड रेजिस्टेंट है। हालांकि ये खुद एक ऑर्गेनिक एसिड है। कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं बनी है जो इसको डिग्रेडेट कर सके। Collectively we can say that sporopollenin is a non-biodegradable substance. That's why it can stay for long time without being degraded. इसीलिए जो फॉसिल्स मिलते हैं ना, फॉसिल्स, अगर बहुत समय पहले किसी प्लांट का कोई पॉलन जमीन में दब गया हो और हजारों साल बाद भी उसको अगर देखा जाए उसके फॉसिल मिलते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन फॉसिल्स बहुत ही क्लियर मिलते हैं। किसके? पॉलेंस के। पॉलन ग्रेन के जो फॉसिल मिल रहे होते हैं वो बहुत ही क्लियर मिलते हैं, अच्छी कंडीशन में होते हैं, क्योंकि वो डिके नहीं होते हैं, उनमें कोई डैमेज नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो ये एडिशनल बातें जो हम लोग बाद में जरूर करेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात ये थी, एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने क्या बताया कि anther stamen is a male reproductive part of flower. Stamen contains three portions, that is anther, filament and connective. Connective is the junction of anther and filament. Got it? एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोग ने ये की थी कि जो फिलामेंट है और एंथर है जहां पर ज्वाइन करते हैं, ये वाला रीजन कहलाता है क्या? कनेक्टिव, जो कि स्टेराइल टिश्यू है, जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंथर एक लोब्ड स्ट्रक्चर है जिसमें एक लोब भी हो सकते हैं
तो वो मोनोथीकस एंथर होगा, 2 लोब भी हो सकते हैं तो वो डाइथीकस एंथर होगा। मोस्ट कॉमन एंथर कौन सा है? डाइथीकस, जो हम लोग ने ड्रॉ किया अभी तक समझा। अगर डाइथीकस एंथर की बात करें तो उसके अंदर 2 लोब और हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं, यानी a typical diathecus anther contains 2 lobes and 4 microsporangia. Microsporangia is a specific place where pollen grains are formed. Okay, हमने सेक्शन किया एंथर का, तो हमें इसकी वॉल मिली। देयर आर 4 लेयर्स, आउटर एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपिटम, और सबसे अंदर की हम बात करेंगे तो स्पोरोजिनस टिश्यूज से बनी होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल पोटेंशियल स्पोर बना सकती है, मींस व्हाट, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का काम प्रोटेक्शन और डाइसेंस है। एट मैच्योरिटी ये जो आउटर 3 लेयर्स हैं इनमें फाइबर्स का बनना स्टार्ट हो जाता है हर जगह पर, लेकिन इस पॉइंट पर बिल्कुल नहीं बनता, जिससे ये पॉइंट सॉफ्टन रह जाता है और एट मैच्योरिटी ये एंथर यहाँ से रप्चर हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होकर बाहर चले जाते हैं। चलिए टैपिटम की फंक्शन की बात करेंगे तो टैपिटम इज द सेल्स ऑफ टैपिटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बाइन्यूक्लिएट होती है। बाइन्यूक्लिएट कैसे हुई होंगी? सेल्स के अंदर, टैपिटम की सेल्स के अंदर एंडोमाइटोसिस हो गई होगी, जिसके नाते ये बाइन्यूक्लिएटेड हो गए होंगे। कहीं कहीं पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी कही जाती है। इसका काम क्या है? मेन फंक्शन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन। यहां से देखिए, ये टैपिटम की सेल पॉलन जो डेवलप हो रहे हैं उसको नरिशमेंट देंगे। साथ साथ ही टैपिटम की ही सेल्स कैलेज एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो माइक्रोस्पोर ट्रैक्टर में कैलोज को डिसॉल्व करके माइक्रोस्पोर्स को सेपरेट करते हैं। सेक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलिन, पॉलन ग्रेन्स की जो आउटर वॉल है जो काफी रिजिड है, it is only due to the presence of sporopollen and it is secreted by the tapetum. There are 3 important function. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।